हाय व्यूअर्स, दिस इज हमारा सन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं व्यूअर्स। और हमने पिछले लेक्चर तक ये पढ़ लिया था कि फियर्स के कुछ फॉल्स आउट होते हैं, फिर हमने उसकी सेंसिटिविटीज़ को भी देखा। इट मीन्स के व्यूअर्स करैक्टर जो है अपने व्यूअर्स फियर के साथ उस करैक्टर का सारा बिहेवियर बदल गया, लेकिन हमने सेंसिटिविटी में ये ज़रूर देखा था कि कुछ सिचुएशंस में वो रिएक्ट करता है। जैसे अगर कोई रिग्रेट की सिचुएशन आ गई, कोई ग्रीफ की सिचुएशन आ गई, इवन मॉरल बिलीफ की भी आ गई, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो अपने पुराने फ्रेंड्स में बैठा तो शायद वो कोई हंसी मजाक की छोटी मोटी बात तो कर लेगा, लेकिन डेफिनेटली वो उतना उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। लिहाजा रिएक्ट तो वो कर रहा है, लेकिन वो फियर ने उसको वो जो शील्डिंग बना दी है वो उसमें इतना डीप चला गया कि वो बाकी चीज़ों को अब नहीं देख रहा। लेकिन पॉइंट ये कब तक ऐसा रहेगा। व्यूअर्स याद रखें कि कुछ अरसे के बाद जब उस फियर में होगा तो उसको एक कसक सी होगी, वो ये समझेगा कि उसकी पर्सनैलिटी में, उसके करैक्टर में कोई चीज़ मिस कर रही है, उसकी पेन उसको ज़रूर होगी। तो व्यूअर्स इन चीज़ों को हम अनमेट नीड्स कहते हैं, या इसकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हुई, जो वो चाहता था वो पूरी नहीं, उनको बोलते हैं अनमेट नीड्स। व्यूअर्स ये अनमेट नीड्स में वो पावर होती है कि वो फियर को ओवरकम कर सके। यानी कि हमने ये जिक्र तो किया कि वो रिएक्ट कर सकता है कुछ सिचुएशन में, लेकिन फियर ही उसको ड्राइव कर रहा है। तो अब वो फियर कब तक चलेगा? वो फियर तब तक चलेगा जब तक वो अपनी अनमेट नीड को पहचान नहीं लेता, और अनमेट नीड्स में वो पावर होती है कि वो फियर को ओवरकम कर सके। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में हम अनमेट नीड्स को पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले अब्राहम मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने दुनिया के सामने पेश किया। तो व्यूअर्स हम आज के लेक्चर में उन अनमेट नीड्स को देखेंगे, मगर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने सोशल मीडिया पे आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। तो आए व्यूअर्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स वो जो अनमेट नीड्स हैं उसकी 5 कैटेगरीज उस साइकोलॉजिस्ट ने हमें पेश की हैं। फिर सबसे पहले जो हमारी नीड है वो फिजियोलॉजिकल है, यानी कि ये हमारी प्राइमरी नीड होती है। यानी कि हमने फूड, वाटर, शेल्टर, घर, रिप्रोडक्टिव सेक्स, ये चीज़ें, स्लीप, ये चीज़ें हमारी बहुत प्राइमरी हैं। ये हमें नीड, पानी, खाना, ये हमें बहुत रोज़मर्रा के हमें ज़रूरत होती है। नीड हमारी सबसे प्राइमरी नीड होती है। इस तरह शेल्टर भी हमारी एक प्राइमरी नीड है कि हमने अगर रात को सोना तो हमारे पास कोई घर हो, तो ये बहुत ही प्राइमरी नीड है। सेकंड नीड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डेफिनेटली। उसके बाद जब हमारी ये पहली नीड हमारी कंप्लीट होती है तो हमें डेफिनेटली दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट नीड आती है, हम चाहते हैं कि हम सेफ़ रहें, हम सिक्योर रहें, हम भी, हमारी फैमिली भी, बच्चे भी, बीवी भी, घर भी, ख़ानदान, ये सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी में रहें और अच्छी हेल्थ में रहें। ये हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट नीड है। थर्ड में अगर हम आए तो हमारी लव एंड बिलोंगिंग्स हैं। लव एंड बिलोंगिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखें, हमेशा ये आपसे पहले भी जिक्र किया था कि कोई भी शख्स जो है वो रिलेशनशिप के बगैर नहीं रह सकता। वो चाहेगा, वो ये भी चाहता है कि उसको लव किया जाए और उसके बदले में उसको वो लव मिले भी। यानी कि अगर वो एक रिलेशनशिप बनाता है, अच्छे मानों में बनाता है, तो चाहता है कि उसको बदले में भी वैसा मिले। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है और ये उसकी नीड है। और ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप देखें ना कि अगर एक शख्स है, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आप उस करैक्टर को जब स्टडी करेंगे तो शायद उसकी सोच में बहुत ज़्यादा डेप्थ ना मिले। क्यों? जब उसके बहुत सारे दोस्त होंगे तो हर दोस्त की लाइफ का एक्सपीरियंस उसको लर्न करने में मिलेगा, लिहाजा वो एक मजबूत और डीप शख्स बनता चला जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इम्पॉर्टेंट होती है हमारी रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप में हम ये चाहते हैं कि हम जिसके साथ जो बर्ताव करें उसके ही उसी तरीके से हमसे अच्छा बर्ताव भी हो। फोर्थ हमारी नीड है एस्टीम एंड रिकग्निशन। यानी कि अगर हम किसी भी मुकाम पे हैं या किसी जॉब में हैं तो हम चाहेंगे कि हमें रिकग्नाइज़ किया जाए, ठीक है, और हमें माना जाए, या हमारी मतलब जो है हमें समझा जाए कि हम एक अच्छे वर्कर हैं, या किसी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हमारी तारीफ़ की जाए अपने काम की बिना पर, अपनी शख्सियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और यही बात है कि हम ये भी चाहते हैं कि हमें अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन भी करते हैं तो हमें रिकग्नाइज़ किया जाए। अब सपोज़ आप देखेंगे जो लोग बहुत चैरिटी का काम करते हैं, बहुत कम ही ऐसा होगा कि जो अपना नाम ना बताएं उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को। वो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन हो या वो कोई आदमी हो या कोई शख्स हो, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली उसको एडवर्टाइज़ करेगा।
तो वो ये चाहेगा कि वो रिकग्नाइज हो जो वो काम कर रहा है। और यही बात है कि ये भी हमारे लाशऊर में होता है, हमारे सबकॉन्शियस में होता है कि हम रिकग्नाइज्ड होंगे, हमारी एस्टीम को समझा जाएगा, तो हमें आगे बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ये हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट नीड आती है कि एस्टीम आपकी है, यानी कि आपको वैल्यूड किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए और रिकग्नाइज किया जाए। और फिफ्थ जो हमारी है वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, यानी कि हम फिर उस रिकग्निशन की वजह से हमें जो है एक तस्कीन मिले, इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने गोल को अचीव करें। सब अगर कोई बंदा लॉयर बनना चाहता है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बन जाए, तो वो जो उसको रिकग्नाइज किया जा रहा था यार तुम बड़ा अच्छा बहस कर लेते हो तो तुम अच्छे वकील बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, तो जब वो अच्छा लॉयर बन सकते तो फिर वो उसको अटेन कर लेगा, तो बेसिकली वो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। और कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने स्पिरिचुअल पावर हासिल करनी है, तो आपको शायद कोई कहे कि यार तुम में वो चीज़ है कि तुम वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी हासिल कर सकते हो, तो फिर अगर हम वो अटेन कर लेंगे तो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। तो इस तरीके से हम अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहे होते हैं, हमारे अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शख्सियत को एज अ पर्सन हम देखना चाह रहे होते हैं। तो ये वो 5 इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं जो किसी भी कैरेक्टर में हो सकती है। ये जो 5 नीड्स हैं ये अपनी इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 5 में रखी गई है। इसी अगर आप देखें क्यों कि कोई शख्स है अगर वो एक टाइम पे खाना मिस करता है, डजेंट मैटर वो सेकंड टाइम में खाना खा लेगा। अगर वो सेकंड टाइम भी उसका मिस हो जाता है, करते करते 2-3 दिन मिस हो जाते हैं, तो मुझे बताएं कि अब वो जो फूड है उसकी सबसे प्राइमरी नीड है आपकी बॉडी की, इसीलिए हम उसको फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। तो मुझे बताएं उसको उस वक्त किसी शेल्टर की वो इम्पोर्टेंस नज़र आ रही होगी कि नहीं यार मैं घर में सोया था, नहीं, वो उस फूड को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? वो मांग सकता है, वो चोरी कर सकता है, ठीक है, वो गंदगी के ढेर में से वो वहाँ पे जो लोगों ने अपने खाने गंदे मंदे फेंके होते हैं उसको उठा के खाना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी उस वक्त वो नीड है इंपॉर्टेंट और ये हमारी प्राइमरी नीड है। तो उसके लिए वो किसी हद तक भी हमारा कैरेक्टर जा सकता है। आप देखें ना जो फास्टिंग करते हैं, मतलब जिन लोगों को एक्सपीरियंस है फास्टिंग करने का, तो आप देखें कि जब वो टाइम आता है कि अब आप अपनी फास्टिंग को जो है वो तोड़ सकते हैं, तो अगर कहीं से उसको फ़ोन आता है भाई 1 करोड़ पे आके मुझसे ले जाओ, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। वो अपनी उस फिजियोलॉजिकल नीड को वो कहेगा यार 15-20 मिनट में मैं खा लूँ, पैसे मैं बाद में ले लूँगा। तो ये उसकी बड़ी प्राइमरी नीड होती है। इस तरह अगर शेल्टर को आप देखें, शेल्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? शेल्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? ये घर हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली पीछे जेन में आपके अपने सबकॉन्शियस में होता है कि आप सेफ़ हो गए हैं। सेफ़ एज अ फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद हुए हैं कि नहीं, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेफ्टी को महसूस करते हैं। इसलिए शेल्टर भी आपकी एक प्राइमरी नीड है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने देखा होगा जिन लोगों के घर अपने नहीं है तो वो किराए पे मकान ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं करेंगे, अब सड़क पर तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो हम जब उन लोगों को देखते हैं जो कि मांगने वाले हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं, तो आप देखेंगे उन पर क्या बीतती होगी। ये देखें उनकी प्राइमरी नीड है और प्राइमरी नीड उनकी पूरी नहीं हो रही है। तो मैं बताएं कि वो जो फ़कीर है या वो जो गरीब बंदे हैं उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट उस वक्त नीड क्या होगी कि यार उनको कोई अपने घर में एक कमरा ही दे दे, यार उनका वो सारा काम करने के लिए तैयार है, यार वो पैसे ना भी हमें, मतलब उस वक्त वो ये कहेंगे कि हमें पैसे ना भी दो, हमें एक शेल्टर दे दो, हम फुटपाथ पे नहीं रह सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए वो नीड बन जाएगी। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सेक्स भी जो हमारा है वो एक फिजियोलॉजिकल नीड भी है, लेकिन हर शख्स ये चाहता है कि उसकी औलाद हो, ठीक है, उसके बच्चे पैदा हों, तो ये भी एक नीड है। और आपने यही देखा होगा कि जब कोई
कपल कुछ सालों के बाद भी जब उनमें हाँ बच्चा नहीं होता तो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट नीड वो बन जाती है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो इलाज करवाएंगे, वो टेस्ट करवाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत परेशान रहेंगे। यानी अगर उनको ज़िंदगी में सारी आसाइशों की नीड्स पूरी हो गई हैं, वो सबसे कहेंगे नहीं यार वो हमारा बच्चा जो है औलाद नहीं हुए। तो आपने देखो कई लोग जो फिर वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? बच्चा अडॉप्ट करने में क्या है, बच्चा उनका अपना तो नहीं, अडॉप्ट वो क्यों करते हैं? वो नीड अपनी पूरी कर रहे होते हैं और वो उनकी प्राइमरी नीड है। तो ये एक था। उसके बाद अगर आप देखें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हमने पहले कह दिया कि हम चाहते हैं कि हम सेफ्टी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा घर भी एक हमारी सेफ्टी है, लेकिन हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को चाहते हैं। ठीक है ना। तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग कॉलोनीज़ में क्यों शिफ्ट होते हैं। कॉलोनीज़ में इसलिए शिफ्ट होते हैं कि सिटी की ज़िंदगी से वो इसलिए उनको थोड़ी सेफ्टी उसमें नज़र आ रही होती है, सिक्योरिटी नज़र आती है। क्लोज सर्किट कैमराज लगे हैं और जो है हर शख्स बंदा वहाँ पर आ जा नहीं सकता, तो वो अपने उस नीड को बेसिकली पूरा कर रहे होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई क्रिटिकल इल हो जाता है, किसी वो शख्स खुद है, वो करैक्टर खुद है, या उसका कोई बहुत ही करीबी है, तो उसके लिए उसकी वो नीड उस वक्त है कि ये किसी तरीके से भी ठीक हो जाए। वो अगर डॉक्टर कहता है मुझे 50 लाख में इसको ठीक कर दूँ, क्या करोड़ रुपया ले लो, मैं मांग लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, पूरा कर दो। तो नीड्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी कैरेक्टर के लिए। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है। ये सबसे जब आपकी ये दो नीड्स पूरी हो जाती हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड बन जाती है, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में, हमारी स्टोरी में ख़ास तौर पे जब हम एडवेंचर में हैं तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं और उस लिहाज से आप चाहते हैं, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी में भी, और आप स्टोरी भी लिख रहे हैं तो उसमें आपका करैक्टर भी ये चाहेगा कि वो किसी को चाहे तो उसके बदले में वो उसको चाहे। ठीक है। और अगर वो उसकी नीड पूरी नहीं होती तो वो उसके अंदर वो वाइड, वो गैप, वो होल रह जाता है, वो सेंसिटिव हो जाता है उसकी तरफ। तो इस लिहाज से हम चाहते हैं कि हम ह्यूमन कनेक्शंस बनाते चले जाएं। और मैंने यही कहा था कि रिलेशनशिप के बगैर आप स्टोरी को बहुत अच्छा लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि करैक्टर ने जो है वो जंगल में नहीं रहना, ठीक है ना। अगर उसने इस दुनिया में रहना है तो उसको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, और उस इंटरेक्शन से, ह्यूमन एक्सपीरियंस से ही हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारा एस्टीम और रिकग्निशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जहाँ काम कर रहे होते हैं। इवन आप लव भी जब कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं रिकग्नाइज्ड हों, आप रिकग्नाइज हो। सपोज अगर आपके लवर ने आपको छोड़ दिया तो आपका कोई दोस्त ही आपको रिकग्नाइज कर दे कि यार तुमने अपने लिहाज से बहुत अच्छा किया, तुम में कोई गड़बड़ नहीं थी, उस लड़की में मसला था, या अगर वो लड़की की कोई सहेलियत हो गई, उस लड़के में इशू था, तुम में प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये सारी नीड्स फिर आपस में किसी पॉइंट पर थोड़ी सी मिंगल्ड भी हो जाती हैं एक के उस पर, लेकिन प्रायोरिटी इनकी इसी तरह होगी जैसे ये है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, या हम कुछ, या अगर ये भी आप देखें, मिसाल के तौर पे आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, आप एथलीट हैं, तो आप क्या चाहेंगे? अब ये तो नहीं चाहेंगे मैं हारूं, आप चाहेंगे मैं जीतूं। जीतूं क्यों? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपकी स्टीम बढ़े, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देख लेना है। और उसके बाद हमारा जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप ये चाहते हैं कि आप इस तरीके से भी रिकग्नाइज्ड हों कि आप वो जो आपने चीज़ें सोची हुई थी अपने बारे में, आप उसको फुलफिल करेंगे। इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। लॉयर बनना है तो लॉयर बन के, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन के, स्पिरिचुअल कोई चीज़ हासिल, कोई भी चीज़ जो आपने सोची थी उसको फुलफिल जब कर लेते हैं तो फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाते हैं। हम अपनी फूड शेल्टर की नीड से होते हुए सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, अपने आप को पहचानना और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आते हैं। ये हमारी नीड्स होती हैं। और वो जब किसी भी करैक्टर की या किसी भी शख्स की कोई नीड पूरी नहीं हो रही होती तो वो फिर बेसिकली एक लम्हा आता है, एक पॉइंट आता है ज़िंदगी में, वो पार्ट आता है कि जब आप वो नीड जो है आपकी मोटिवेटर बन जाती है। मैंने यही कहा कि कैटेगराइज तो इस तरह है, लेकिन आप यूजुअली अपने करैक्टर में या अपनी स्टोरी में भी या आम जिंदगी में अगर आप देखें तो हम एक नीड को दूसरी नीड पर सेक्रीफाइस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है, उसको ये चॉइस करनी है कि वो कोई ऐसी जॉब ले जहाँ पर वो एडमायर्ड हो, यानी एस्टीम हो, या जहाँ पर वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। तो वो हो सकता है कि फाइनेंशियली सिक्योर वाले नीड को ज़्यादा अहमियत दे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे,
तो लिहाजा उसने एक नीड को छोड़ के दूसरी नीड, यानी एक नीड को सेक्रीफाइस, दिल तो उसका यही है कि दोनों ही चीज़ें हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है वो फाइनेंशियल यानी कि अपनी सेफ्टी को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे। क्यों व्यूअर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे? इसलिए कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट देन रिकग्निशन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नंबर 2 पे है और ये नंबर 4 पे है, तो वो इसको ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो सेफ्टी में सेल्फ यानी कि फाइनेंशियल सेफ्टी में चला गया वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो जब आप करैक्टर लिख रहे होंगे तो आपने इन पांचों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है अपने करैक्टर को कि उसने क्या चीज़ चूज़ करनी है। हमने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि जब करैक्टर जो है कोई एक्शन करता है तो वो उसकी नीड्स की वजह से आ रहे होते हैं, हमने देखा था। और फिर उसके अंदर अब ये वो कैटेगराइजेशन मैंने कर दिया आपको, अब वो मैंने कैटेगराइजेशन कर लिया कि वो क्या चूज़ करेगा। आमतौर पे वो कैटेगराइज्ड जो चीज़ें हमने लिख ली 1 2 उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेगा। या आप ये देखें कि मिसाल तौर पर कोई शख्स जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो यानी कि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो क्रिटिकल इल हो जाती है, तो वो पेपर्स आए हुए हैं करीब, वो देना चाहता है, वो नहीं दे पाएगा, इसलिए कि पहली नीड उसकी क्या है। तो अब वो जो उसकी वाइफ ऑफ क्रिटिकल इल है उसको 1-2 साल अब उसके साथ रहना, तो उसको वो क्विट कर देगा, कॉलेज को वो क्विट कर देगा, यानी अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को वो सेक्रीफाइस कर देगा लव के लिए, अपने लव के लिए, चूँकि ये वैसे भी ये नंबर 3 पे आ गई और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नंबर 5 पे है, तो इट मीन्स कि वो इसको प्रेफरेंस देगा। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया व्यूअर्स के कोई शख्स अगर उसको खाना नहीं मिल रहा, कुछ दिन वो उसने नहीं खाया, तो उसके लिए जो है वो इशू बन जाएगा और वो खाना फूड को तलाश में वो कुछ भी कर सकता है। ये शॉर्ट टर्म जो इश्यूज़ हमारे आते हैं, आप सेक्रीफाइस 1 नीड, जैसे आप खाना अपना स्किप करते हैं, हो सकता है कि आपने कहीं जल्दी पहुंचना हो, एक टाइम पर खाना भी मिस कर दें, तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक चीज़ को दूसरे के लिए स्किप करते हैं दूसरी नीड के लिए, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अगर वो नीड बहुत ज़्यादा हो, जब खाना ही आपने 5 दिन नहीं खाया, तो फिर वो अब उस पॉइंट पर आ गया, जैसे अब वो ब्रेकिंग पॉइंट पे एक बात आ गई, अब वो चोरी भी कर सकता है खाने की। बहुत सारी जो अनहैप्पी मैरिजेज होती हैं वो डिवोर्स पर एंड होती हैं, क्यों? क्योंकि वो उस पॉइंट पे पहुंच चुकी होती हैं कि अब उसमें दोबारा सुलह होने की कोई गुंजाइश या उसमें कोई इम्कान या कोई अपॉर्चुनिटी बाकी नहीं रह गई होती है, कोई चांस बाकी नहीं रह गया होता, वो पेन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इसी तरीके से कोई एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई जॉब छोड़ता है, तो हो सकता है कि उसकी एस्टीम को इतना गंदा कर दिया गया हो, एस्टीम को उसको बिल्कुल रोन दिया गया हो कि अब उसके लिए वो पेन बर्दाश्त करना जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं रहा, तो वो फिर उस जॉब को भी क्विट कर देगा। इसका मतलब है कि हर करैक्टर का या हर शख्स का एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता या ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सह नहीं सकता, उस पेन के वो आखिरी दर्जे तक होता है, और उसके बाद ही फिर वो कोई एक्शन ऐसा करता है कि जो कि उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। और कोई कितनी जल्दी इस पॉइंट पर पहुंचेगा ये डिपेंड करता है कि आपने कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया है और या वो किस सिचुएशन में है, उसकी सिचुएशन क्या थी, ठीक, बिफोर द स्टोरी और जब स्टोरी स्टार्ट हुई, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कैरेक्टर को क्या बनाया है और किन सिचुएशन में, लिहाजा वो उस पॉइंट तक कितनी जल्दी पहुंचेगा, डिपेंड करेगा कि वो किस सिचुएशन में अब तक रहा था। तो अब ये जो नीड की कैटेगरीज हैं ये हमें बताएंगे एज अ राइटर कि हम अपने कैरेक्टर की लेयर्स को कैसे बना सकते हैं। कई तो आपने जिक्र किया ना, वो कैरेक्टर की लेयर्स होती हैं, डीप करें, तो वो हमने पहले ही बताया था कि उसकी नीड की सारी चीज़ें होती हैं। तो वो नीड को अगर हमने ये 5 में कर दिया है नीड को, तो आप इनकी लेयर्स को भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। एक नीड को आप दूसरे पर सेक्रीफाइस भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कैरेक्टर के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को क्या बनाया हुआ है। तो व्यूअर्स, कैरेक्टर अपनी एक नीड को दूसरी नीड पर ज़्यादा देर तक सेक्रीफाइस कर सकता है, लेकिन वही बात है कि फिर एक वो टिपिंग पॉइंट, वो लम्हा वो आएगा कि जब वो इससे ज़्यादा पेन वो नहीं ले पाएगा और उसका वो जो होल है अंदर वाला वो इतना बड़ा हो जाएगा कि अब कैरेक्टर एक्ट करेगा डिस्पाइट ऑफ द फियर, वो फियर के जिसने इसको अब तक रोका हुआ है, शील्ड बना के उसको रखी हुई है, वो उसको नहीं कुछ करने दे रहा, तो वो अनमेट नीड, वो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा कि जब वो फियर की भी परवाह नहीं करेगा और एक्ट कर देगा। अगर हम अहमद की मिसाल लें जिसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया था, तो उसका ये जो खौफ था कि अब वो रिजेक्ट ही होता रहेगा, वो जो वॉइड है कि मैं अब चाहा नहीं जा रहा, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, वो एक ख़ास टिपिंग पॉइंट तक जा रहा है।
वो अनमेट नीड कि मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए, वो साथ साथ चाह रहा है। लेकिन वो जो फियर है रिजेक्शन का, जो कि अब उसको मतलब ये भी जॉब तक आ गया कि वो लोगों को साथ लेकर भी नहीं चलना चाह रहा, वो चीज़ें भी हैं। उसके बच्चे जो हैं उनका बिहेवियर बड़ा डिस्टर्बिंग हो गया है। वो सारी चीज़ें साथ चल रही हैं उस अनमेट नीड के कि उसके साथ उसका कोई पार्टनर नहीं है। और फिर उसकी ये जो अकेलापन है, अब वो मतलब एक तरह का बढ़ता जा रहा है और उसकी वो अनमेट नीड जो है वो बढ़ती जा रही है, वो टिपिंग पॉइंट की तरफ जा रही है। अब देखें वो लोनलीनेस एक तो उस तरीके से आ रही है, दूसरा कि अब जॉब में भी वो उस तरह जो है ना, चूँकि लोगों के साथ इंटरेक्ट ही उस तरह नहीं कर रहा, तो वो उसकी जॉब पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी वो लोनलीनेस का शिकार होता जा रहा है, लोग उसको अवॉइड करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें अनमेट नीड्स बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। तो लिहाजा वो अब अनहैप्पी है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो तंग आ चुका है सारी सिचुएशन से। अब क्या होगा कि दो चॉइसेस हों। एक तो यह है कि जो उसकी अनमेट नीड है वो इतनी ग्रो कर रही है कि उसकी अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही है। जॉब पे जा रहा है तो लोग उससे तंग हैं, वो बात करता तो उसको गुस्सा आ रहा है, घर में आता तो बच्चे तंग कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनर उसका कोई नहीं है, बाहर जाता तो वो अकेला बैठा है। तो अब वो इनटॉलरेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो बर्दाश्त करने की ताकत भी उसकी अब कम होती चली जा रही है, जो कि उसने पहले वो शील्डिंग ने उसको रोका हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा वीक हो रहा है इस मामले में। तो अब वो ये थोड़ा सा अब उसको समझ आनी शुरू होगी, वो थोड़ा सोचना शुरू होगा कि उसके साथ इशू क्या चल रहा है। वो अपने अंदर झांकेगा, जब अपने अंदर झांकेगा तो अनमेट नीड उसकी क्या है कि उसका कोई पार्टनर नहीं है, और वो कंपेल होगा कि वो इस चीज़ को, उस अनमेट नीड को फिक्स करे। तो उसकी अनमेट नीड फिर आखिरकार वो पॉइंट आएगा कि जब उसको पुश करेगी कि वो अपने आप में देखे, फिर जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी, वो अनमेट नीड उसकी समझ में आ जाएगी, तो अब वो ऑल टुगेदर जो है उसके बिहेवियर में चेंजेस ले आएगी, या वो चेंज हो जाएगा करेक्टर, जो कि हम अक्सर जिक्र करते हैं कि देयर विल बी चेंज इन द करेक्टर। तो एक सिचुएशन ये बने, और दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि वो एक तरह का न्यू गोल अचीव करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी एक न्यू फॉर्म ऑफ गोल की तरफ चलेगी, जिसमें बेसिकली वो अपनी करंट सिचुएशन को उस गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे हो सकता है उसको एक ऐसी लड़की मिल जाए जो बड़ी जॉली हो, जो सिर्फ शॉर्ट अपना रिलेशनशिप रखना चाहती है, वो शादी के चक्रों में ना हो, उसको बड़ा अच्छा लगे, वो उससे मिले, बात करे, और वो ये चाहता भी है कि मुझे ऐसी ही लड़की शायद मिलनी चाहिए थी। लेकिन हो सकता है कि उसके अहमद की वो फीलिंग उसकी तरफ लव की तरफ जाना शुरू हो जाए, उसकी फीलिंग्स जो कि बहुत अरसे से उसने महसूस नहीं की थी। ठीक है ना, तो ये एक तरह की न्यू फॉर्म उसको समझ में आ रही है। अब अहमद क्या कर सकता है? हो सकता है कि वो ये चॉइस ले कि वो अपने लव को, यानी कि वो हो सकता है नया चैलेंज ले ले। वो अब उसका गोल है कि टू फाइंड द लव, और वो लव अब जो लड़की सामने आ गया उसका कि वो उसमें उसको अब तलाश करना शुरू करे। एक वो यूं कर सकता है, या फिर उसको वो छोड़ दे, इसलिए कि अभी तक वो खौफ तो इतना डीप है कि वो उसको पता है कि रिजेक्ट हो जाएगा, वो मोहब्बत करने वाला, शादी करने वाला मटीरियल नहीं है। ये खौफ और वो लाई उसके अंदर तक मौजूद है। तो इस सूरत में अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसको पहले अपने उस लाई को अनमास्क करना पड़ेगा, उसको वो खोल के देखना पड़ेगा, उस लाई को नंगा करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा बाहर, उस लाई को अपने सामने रख के बात करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, इसलिए हम कहते हैं कि चेंज जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, यानी हर शख्स चाहता है कि जिस सिचुएशन में उसी कंफर्ट जोन में रहे। लिहाजा वो जो उसका होल जो अंदर बढ़ता जा रहा है, वो चाहेगा कि उसको वो इग्नोर ही कर दे, क्योंकि अगर वो होल बढ़ेगा तो किसी नई चेंज की तरफ जाएगा, और वो नहीं चाह रहा। वो नहीं चाह रहा, वो कम पर राज़ी होना, वो किसी कम नीड पर राज़ी होना पसंद करेगा। इसलिए ये अप टू द करैक्टर है, आप क्या डेवलप कर रहे हैं, अपने करैक्टर को कैसे बनाना है, इन चॉइसेस को वो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और फिर अगर आपने फियर को ओवरकम कराना है तो फिर उसकी कोई अनमेट नीड आपको बनानी पड़ेगी, ये जो फिर आपके फियर को पुश करे, और वो फिर मैंने आपको बताया कि दो पॉसिबिलिटीज़ में चला जाएगा। आया वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर ले, किसी नए गोल की तरफ चला जाए, या वो रिजॉल्व कर ले अपने उस मसले को, और या फिर यह है कि वो लेस पर ही गुजारा करना शुरू कर दे, जिसको हम कहते हैं कि देयर विल बी नो चेंज। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए हम इतने रखते हैं कि नेक्स्ट में हम करैक्टर आर्क की उन चीज़ों को पढ़ेंगे
जो कि गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। इंटरनल गोल क्या होता है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल गोल क्या होता है, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसको ज़रा डीप हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया।